अच्छा फिर कभी का 45वां भाग। आस्था कह रही है शाम को हॉस्टल की सीढ़ियों पर। मैंने अपनी खिड़की से देखा विनीत आ रहा था। मैं भी नीचे जाने को तैयार थी। बातों बातों में मैंने कहा, इस इतवार को घर जाने का टिकट करा लेते हैं। छुट्टी का दिन है तो तुम मुझे ट्रेन में चढ़ा दोगे। मेरी आवाज़ में संजीदगी थी। वह बोला, तुम घर जाओगी आस्था, मत जाओ। मैंने कहा, जाना तो होगा ही ना। मेरे पास इसी महीने तक के पैसे हैं। घर में सबको मालूम है मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं और मैं 15 दिन का ओवर स्टे कर चुकी हूँ। भाई भी पूछ रहा था, अब आस्था का सागर में क्या काम है, क्यों रुकी हुई है वहाँ। वह चुप था। मैंने फिर पूछा, क्या कहते हो। वह बोला, समय हो गया है तो जाना ही होगा, लेकिन तुम्हारा मेरे पास काम है ना। मैंने कहा, लेकिन ये बात मैं घर में कैसे बताऊं। मुझे कुछ उम्मीद जागी कि दीप्ति के बाद शायद मेरा नंबर लगे। कितनी कमज़ोर थी मैं, कितनी अपमान भरी उम्मीद थी। फिर भी मन जो चाहता है, जो सपना देखता है, उसे पाने की इच्छा भी करता है और कोशिश भी। हालांकि मेरी कोशिश बहुत कमज़ोर थी। हाँ, कहती तो ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन में नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हें घर तक छोड़ने जाऊंगा। मैं चौंक उठी। दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा। जब हमारा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं तो घर के दरवाजे तक जाने से क्या फ़ायदा। वह बोला, अरे भाई, घर के दरवाजे तक नहीं, स्टेशन तक। मैंने कहा, उसके बाद पीछे पीछे जाकर घर देख लेना। मगर उससे क्या मतलब हासिल है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी चुप हो गई और वह भी चुप हो गया। दोनों चुप थे, चूंकि भविष्य अंधा था। मेरे जाने का दिन आ गया। सबसे मिलकर मैं स्टेशन चल दी। बुआ के घर में सिर्फ बुआ बाहर निकली। सुनैना और रानी घर के बाहर भी नहीं आई। यह अपमानित करने वाला था, फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता था और हर अपमान मुझे सहना था। सम्मानित होने वाला मैंने कोई काम भी तो नहीं किया था। स्टेशन पहुंचकर मैं कंपार्टमेंट में बैठी थी। विनीत मेरे बगल में बैठी हुई वृद्धा मुझसे पूछ रही थी, माँ घर जा रही हो पुत्र या सास घर। यही प्रश्न तो मुझे भी परेशान कर रहा था। इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने कह दिया, सास घर जा रही हूँ। और इसी प्रश्न से तो अच्छा फिर कभी की कहानी शुरू हुई थी और इसी प्रश्न पर आधारित होकर तो पूरी कहानी ही है। पूरी कहानी बन गई। लेकिन मेरे इस जवाब में कि सास घर जा रही हूँ माँ जी, शायद मुझे कहीं यह उम्मीद थी कि विनीत कुछ पिघलेगा। सारी रात ट्रेन चलती रही। सुबह हम चित्रकूट पहुँचे। उतरकर रिक्शे में अपना सामान लिया और घर की ओर बढ़ने लगे। मैंने किसी को आने की सूचना न दी थी। एक रिक्शे पर सामान के साथ मैं, दूसरे पर विनीत, एक दूसरे को देखते हुए बेहद नाजुक भावभीनी विदाई, बेहद अजनबी तरीके से एक दूसरे को देखते हुए। फिर मेरा घर आ गया। मैं उतरी और सामान के साथ टूटे मन से अंदर चली गई। विनीत कब लौटा मुझे आज तक मालूम नहीं है। फिर तो घर था, मैं थी और मेरे घर के लोग थे। माँ थी, पिताजी थे, भाई थे। मगर मेरे मन में बहुत कुछ था जो उबलता था और ठंडा हो जाता था। 2-3 साल बाद एक अंतर्देशी आया। कोई फ़ोन नहीं, कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, किसी से कोई संदेशा नहीं। अंतर्देशी में लिखा था, प्यारी आस्था,
मैं यहाँ उड़ीसा के जंगलों में भटक रही हूँ, वेयर सेक्स इज चीपर देन ब्रेड एंड ह्यूमंस, जहाँ आदमियों और खाने से ज़्यादा सेक्स सस्ता है। फिर भी पुराने दिन याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। मैंने यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली है, अच्छा पद और प्रतिष्ठा है, फिर भी तुम्हारी याद बहुत आती है। विनीत से हमेशा मेरी मुलाकात होती है। तुमने शादी वादी की या नहीं, कोई नौकरी वोकरी की या नहीं? कभी मन करे और मौका मिले तो मुझे लिखना। तुम्हें भूलना मेरे वश में नहीं है। ढेर सारा प्यार और याद। अच्छा फिर कभी, तुम्हारी बबी। मैं जानती थी यह विनीत की लिखावट है। जो लड़की बनकर मुझे लिख रहा था वह मुझे कभी कभी बबी पुकारता था, इसलिए उसने खुद को बबी बना लिया है। मैं भी कहाँ उसे भूल पा रही हूँ, मगर अब इतने समय बाद चिट्ठी लिखने की हिम्मत मुझ में न थी। आज भी मैं मन से तुम्हारी हूँ और शायद तुम मेरे हो। मैंने अपनी बैंक की नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन बबी, यह दुखित करने वाली कहानी कसक देती है। आस्था सागर क्या करती, उसे तो कभी पता ही नहीं था क्या करना है। अब तो बस यादें ही बाकी हैं। अच्छा फिर कभी की कहानी यहाँ समाप्त होती है। 2 साल हॉस्टल की ज़िंदगी के पूरे हुए और उतार चढ़ाव भी पूरे हुए। इन उतार चढ़ावों के साथ संरक्षण से मुक्त संसार की दुनिया देखकर मैं वापस लौट आई थी। जिंदगी का धरातल बहुत कठोर होता है। यह सब तो, बाकी सब तो उड़ान है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।